हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के ऊपर। ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग कैसे की जाती है इसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाएंगे। ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग है वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो आपको हम बताएंगे। ये पहले इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर था, लेकिन हमने इसको पहले डिजाइन किया और डिजाइन करने के बाद इसको हमने बाइंड किया, और ये अब एम्पलीफायर के लिए यूज होगा। एम्पलीफायर के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको हम आउटपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग कहीं भी यूज कर सकते हैं या प्रैक्टिकल में यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक एम्पलीफायर बनाना है, तो उसके लिए हमने इसको डिजाइन किया है और बाइंड किया है। इसकी जो आउटपुट है वो है 35 या 12 10 एम्पियर के लिए, और 1 एम्पियर में जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा हमें 12012 या 606। तो 12012 या 606 के लिए हमने ये केबल्स निकाल के रखी हैं, और 10 एम्पियर का जो हमें करंट मिलेगा वो मिलेगा हमें यहाँ से। वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे। ये हमें एक साइड 38 वोल्ट दे रहा है और इसके अपोजिट साइड हमें 38.7 वोल्ट दे रहा है। तो इसमें 0.7 का डिफरेंस है, और ये जो 0.7 का डिफरेंस है वो इसलिए है क्योंकि इसमें एक टर्न्स ज़्यादा लग गया है। इसके बाद हम चेक करेंगे 12 के लिए, तो ये हमें 13.7 वोल्ट दे रहा है एक साइड, और दूसरी साइड ये 13.7 वोल्ट दे रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको हमने 35 के लिए डिजाइन किया है, लेकिन ये हमें 38 वोल्ट दे रहा है। 38 वोल्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि जब हम इसमें रेक्टिफायर लगाएंगे तो ये लगभग हमें 35 दे देगा, और 12 की जगह पे जो हमें 13.7 वोल्ट मिल रहा था उसको भी रेक्टिफायर लगाने के बाद ये हमें 12 वोल्टेज देता है। इस तरह से हमने क्या किया है, ट्रांसफार्मर को बाइंडिंग की है। तो आप भी इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत सारा डाटा है, और इतने सारे डाटा के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम आपको क्लियर कराएंगे। तो इसमें कोर साइज भी बताएंगे, कोर साइज क्या होती है, कोर साइज का चयन कैसे करना है, कोर एरिया कैसे निकालना, टीपीबी कैसे निकालना, टीपीबी का जो फॉर्मूला रहेगा, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग या थर्ड वाइंडिंग। तो इसके अकॉर्डिंग आपको डाटा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बाइंडिंग करनी है, तो सारे स्टेप देखने पड़ेंगे। इसके लिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इसके लिए हम 4 नंबर कोर लेंगे और बॉबिन यूज करेंगे 10 इंच। तो हमें क्या क्या सामान चाहिए इसके लिए, हमें चाहिए सबसे पहले कोर, ये हमारी कोर हो गई। उसके बाद हमें चाहिए एक 3 इंच बॉबिन। उसके बाद हमें चाहिए स्लीप, कनेक्टिंग वायर, और हमें चाहिए कॉपर वायर। तो कॉपर वायर जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो एम्पियर के अकॉर्डिंग किए हैं। उसके बाद हमें चाहिए फ्लक्स, शोल्डर वायर, एक कैंची। उसके बाद चाहिए हमें पेपर, इंसुलेशन पेपर है ये। उसके बाद हमें एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए, और एक चाहिए हमें ट्रांसफार्मर बाइंडिंग डिजाइन डाटा कैलकुलेशन, जिसको हमने तैयार करके रखा है। यदि आप लोगों को इसका डिजाइनिंग सीखना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हमने इसकी सारी कैलकुलेशन करके रखी है। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए इनपुट बाइंडिंग के लिए 21 नंबर वायर, और सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए चाहिए हमें 16 नंबर वायर, और एक और थर्ड बाइंडिंग जो कि 12 1 एम्पियर के लिए करेंगे, इसके लिए चाहिए हमें 22 नंबर वायर। तो हमें इतना मटेरियल चाहिए बाइंडिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर पेपर लगाना है। पेपर लगाएंगे हम यहाँ से, और पेपर की जो साइज है वो रखेंगे इसकी चौड़ाई के बिल्कुल अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम इसको बहुत टाइट लगाएंगे। अब इस तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम वायर में ये जो रेड कलर के वायर हैं ये हमने इनपुट बाइंडिंग के लिए लगाए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, ये 21 नंबर का वायर ले लिया है। 21 नंबर वायर में हमने क्या किया है, एक वायर ज्वाइंट करके सोल्डिंग करके उसके ऊपर स्लीप चढ़ा दी है, और इसको क्या करेंगे हम इसमें से ऐसे बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा वायर है ये अभी घूमते समय क्या करेगा, परेशान करेगा, तो हम इसको वायर में फंसा देंगे। तो ये हम तो इस तरह से ये वायर अब हमें परेशान नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने बॉबिन पे लगा दिया है पेपर, और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से।
और बाइंडिंग करते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है ये जो वायर है ये अच्छा टाइट करना है, टाइट वायर होना चाहिए और वायर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम पहले एक राउंड को ऐसे पकड़ के रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वायर को इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे और उसके बाद हम इसको टाइट वायर खींचेंगे और स्लो स्लो इस तरह से हम टाइट बाइंडिंग करेंगे। इस तरह से हमारी जो प्राइमरी बाइंडिंग है ये हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें हमें जितने टर्न्स देने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हमारा जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग हमें 382 राउंड देने थे, जिसमें हमने 383 राउंड, एक राउंड एक्स्ट्रा हो गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने प्राइमरी बाइंडिंग कंप्लीट कर ली है। प्राइमरी बाइंडिंग का ये जो वायर दिख रहा है ये हमने शुरू में उसमें कनेक्ट करके रखा था। उसके बाद प्राइमरी बाइंडिंग का ये वायर है, इसको करेंगे हम इस वाले वायर में कनेक्ट, तो ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग के वायर निकल आएंगे। इस तरह से इस पर स्लिप करके और इसको भी हम पेपर से कवर कर देंगे। अब प्राइमरी बाइंडिंग के ऊपर आपको पेपर लगाना है। उससे पहले हम आपको इसमें कुछ चीज़ें बता देते हैं। आपको जो बाइंडिंग करनी है वो इसी तरह से बाइंड करना है, वायर को बिल्कुल पास पास में सटा के वायर को लगा के रखना है और इसके बीच में आपके गैप नहीं होने चाहिए और वायर को बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। यदि आप वायर को सटा के नहीं रखेंगे, पास पास में नहीं रखेंगे और यदि आपने वायर को ज़्यादा नहीं खींचा, इसमें क्या होगा कि आपके जो वायर हैं आपकी बॉबिन में अंदर फिट नहीं आएंगे और वायर बाहर निकल जाएंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम आएगा उसमें क्या होगा कि आपको जो वायर हैं वो आपस में कंपन करेंगे, जिससे आवाज़ भी आएगी और इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, वायर जलने की संभावना बनती है। इसलिए आप क्या करेंगे, वायर को पास पास में सटा के भी रखेंगे और वायर को बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, आपको जो प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर पेपर लगाना है, पेपर लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच में आपका बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। यदि इसके बीच में गैप रहेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से टच हो जाएगी और यदि इसका इंसुलेशन खराब हो गया तो वायर आपस में टच हो जाएंगे और टच होने से सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट भी आएगा। तो आपको क्या करना है कि जो पेपर है इस पेपर को आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये इसकी साइज के अकॉर्डिंग नहीं है। आपको क्या करना है कि आप ये जो बॉबिन दिख रही है आपको, इस बॉबिन की चौड़ाई से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर लेंगे हम और इसको ऐसे लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो पेपर रहेगा ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा यहाँ से। इसके बाद आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग में कभी टच नहीं होगी। तो ये पेपर लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको क्या करना है कि ये जो जॉइंट है इसके नीचे हम रखेंगे एक पेपर, पेपर के बाद इसके ऊपर करेंगे एक टेप। इस तरह से आपको एक टेप कर लेनी है। ये हमने वायर के जो जॉइंट है इसको रखने के लिए हमने पेपर लगा दिया है। इसके बाद हम लगाएंगे पेपर। तो पेपर को हम वैसे ही लगाएंगे जैसे आपको बताया है। बॉबिन और पेपर के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए और पेपर को बहुत टाइट रखना है दोनों साइड से। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा ऊपर ही उठा हुआ है, तो इसमें कोई भी चांस नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को आपस में टच होने के लिए। इसको पेपर को बहुत अच्छे से सेट करना है। इसके बाद हम इसको ऐसे नाखून से भी आप दबा सकते हैं।
तरह से हमने पेपर को लगा लिया है। इसके बाद हम कर देंगे इस पे टेप। तो इस तरह से प्राइमरी बाइंडिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद हम करेंगे सेकेंडरी बाइंडिंग। आप इसके ऊपर इस तरह से टेपिंग भी कर सकते हैं। इससे आपका जो सेकेंडरी बाइंडिंग है वो बिल्कुल भी टच नहीं हो सकता। इस तरह से हमारी प्राइमरी बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब करेंगे हम सेकेंडरी बाइंडिंग। सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए हमने ये 16 नंबर वायर लिया है और हम क्या करेंगे, जिस साइड हमने प्राइमरी बाइंडिंग के केबल्स बाहर निकाले हैं उसके अपोजिट्स इस तरफ, वैसे आप किसी भी तरफ निकाल सकते हैं, इसके इस साइड अपोजिट कर सकते हैं, हम इस साइड करेंगे तो ये दोनों वायर क्या होंगे कि ट्रांसफार्मर के ऊपर से निकलेंगे। तो हमने इसको क्या किया, इसमें स्लिप डाली और इसको ऐसा निकाल लेना है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऐसे आराम से पहले पकड़ेंगे और बहुत ज़ोर से इसको पकड़ के और धीरे धीरे से टर्न्स देना चालू करेंगे। और यहाँ क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे पहले। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा टाइट रखना है वायर को। इस तरह से हमने 38 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम निकालेंगे इसकी टेपिंग। ये जो टेपिंग रहेगी ये रहेगी 12 वोल्टेज के लिए। इसमें इस तरह से हम स्लीप डालेंगे, हम इसके नीचे पेपर रख के एक टेप लगा देंगे। और इसको हम ऐसे बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हम दोबारा से टर्न्स देंगे। आपको टर्न्स बहुत टाइट रखना है। वायर जितना मोटा होगा आपको उतना ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसके बाद हमें देना है 20 टर्न्स। इस तरह से हमारे 60 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम निकालेंगे सेंटर टेपिंग, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से वायर को पकड़ेंगे और उसके ऊपर ऐसा पेपर रख के प्लायर से पकड़ेंगे और इसको ऐसे मोड़ देंगे। टेपिंग्स निकाल के टेपिंग्स के नीचे टेप और इसके ऊपर टेप करके कॉटन टेप करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से राउंड लगाएंगे। इस तरह से हमने 23 राउंड और कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हमें 12 वोल्टेज देंगे। इसके बाद हम एक और टेपिंग निकाल लेंगे बाहर।
टेपिंग निकालने के लिए आपको ऐसे वायर पकड़ के इसको ऐसे ऐंठ लेना है और प्लायर से हम यहाँ पे हम दबा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बाद में हमें इंसुलेशन हटाना है। इसके बाद हम इस पर स्लिप लगाएंगे और ये हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हम फिर से राउंड देंगे। इस तरह से हमने सेकेंड वाइंडिंग भी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने 121 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से वायर को कट करेंगे और इसको स्लिप डाल के बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेप करेंगे। और इसको हम ऐसे बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारी सेकेंड वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। बाद आपको थोड़ा सा ऐसे करके ठोक लेना है। इससे क्या होगा, वायर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया है, सेकेंडरी वाइंडिंग कंप्लीट कर ली है। ये हमारा 35 होगा, इसमें होगा 12, ये होगा 0, ये होगा 12 और ये होगा 35। इस तरह से हमने 35 12 0 12 35 कंप्लीट कर लिया है। बाद हम क्या करेंगे, इस पर इंसुलेशन पेपर को लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें थर्ड वाइंडिंग कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमें पेपर को अच्छा टाइट लगा के रखना है। और ये जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको यहाँ से काट लें, यहाँ ज़्यादा पेपर ना लगाएं। इसको अच्छे से खींच के उसके बाद हम इसको ऐसे बिठा लेंगे। इसके बाद करेंगे हम इसमें थर्ड वाइंडिंग। ये क्या करता है कि घूमते समय परेशान करता है, तो इसको हम ऐसे लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे टर्न्स स्टार्ट। हमें देना है अभी 11 टर्न्स 6 बोल्ट के लिए। 11 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वायर को छीलेंगे और इसमें हम एक टेपिंग निकाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हम दोबारा से टर्न्स देंगे। ये हमने 22 टर्न्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम निकालेंगे इसमें से सेंटर टेपिंग, जिसमें हमें 0 वोल्टेज मिलेगा। ये वायर हमने लगा दिया इसमें ब्लैक कलर का, और इसमें करेंगे हम
सोल्डरिंग। स्टार्ट करो। ये हमने इसके ऊपर स्लिप लगा दी है और हम इसको निकालेंगे बाहर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर टेपिंग कर देंगे जिससे ये इससे हो जाएगी। इसके बाद हमें दोबारा से 6 वोल्ट के लिए एक और टेपिंग निकालनी है। इस तरह से हमने 6 वोल्ट के लिए टेपिंग निकाल ली है और इसमें हमने इंसुलेशन भी इसका छील दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक वायर कनेक्ट करेंगे जो कि होगा हमारा ब्लू कलर का। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, सोल्डरिंग पेस्ट लगा के सोल्डरिंग कर देंगे। और सोल्डरिंग जरूर करें आप लोग, इससे क्या होता है कि यहाँ से कभी भी सर्किट ओपन नहीं होता। कभी कभी इसमें कार्बन आ जाती है जिस कारण से यहाँ से वायर स्पार्किंग भी करते हैं और यहाँ से सर्किट ओपन भी हो जाता है। इस तरह से हमने टेपिंग निकाल दी है और ये होगी हमारी 6 वोल्ट के लिए, 6 वोल्ट 1 एम्पियर। इसके बाद से हम फिर से टर्न्स देंगे। ये हमारे टर्न्स कंप्लीट हो गए हैं। जिसके बाद हम वायर को यहाँ से काट लेंगे। ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा मल्टी यूज के लिए होगा। इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे अच्छे से खींच के टेप कर देंगे। इस तरह से हमने तीनों वाइंडिंग को कंप्लीट कर लिया। ये हमारी प्राइमरी यानी इनपुट, ये हमने जो वाइंडिंग की है इसमें रहेगा हमारा 35 12 0 12 35, यानी कि जब हमें 35 की जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे 35 0 35 और 12 चाहिए तो हमें 12 0 12। और ये होगी हमारी 8 से 10 एम्पियर आराम से हम ले सकते हैं। और ये जो वाइंडिंग है ये है 12 0 12, ये हमें 12 0 12 देगी। और यदि हमें 6 वोल्ट चाहिए तो हमें 6 0 6 और ये हमें 1 एम्पियर में मिलेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसकी ये गिट्टी नहीं निकालनी है। गिट्टी निकालने से पहले हम इस क्या करेंगे, इसको वायर को थोड़ा सा ठोक देंगे, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं खाते तब तक सीधे भी नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, मैलेट से इसको हम ठोकेंगे। आपके पास यदि मैलेट नहीं है तो हथौड़े से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये हमारा अब कोर टच नहीं होगा, गैप आ गया है। इसके बाद हम लगाएंगे इस पे पेपर। यहाँ से हम पेपर स्टार्ट करेंगे।
एक्स्ट्रा पेपर हम यहाँ से कट कर देंगे। पे टेप और पेपर को अच्छे से टाइट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा और ठोकेंगे। तो ये पूरी तरह से सेट हो गया है। इसके बाद हम इस लकड़ी को निकाल देंगे कि हमारी बॉबिन पे बाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो इनपुट आउटपुट डाटा रहेगा इसको हम फेविकोल से चिपका देंगे। और फेविकोल से हम क्यों चिपकाएंगे, क्योंकि हमने बचपन में एक गाना सुना था जिसमें फेविकोल से चिपकाना था, तो हमने इसलिए फेविकोल से चिपका दिया। तो ये आपका जो वोल्टेज रहेगा 35 12 0 12 35 और यहाँ होगा आपका 12 6 0 6 12। ये हमारा इनपुट बाइंडिंग है। तो इनपुट वोल्टेज के लिए हम यहाँ पे एक इस तरह से चिपका देंगे, क्योंकि ये मास्टर माइंड द्वारा बनाया गया है। इसमें जो ब्रांड लगेगा वो मास्टर माइंड का ही होगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोर। कोर डालते समय भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारी 4 नंबर कोर है और ये बिल्कुल इजी से इसमें सेट हो गई, कहीं कोई टाइट नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। सेट करते समय आपको ध्यान रखना है ये ई टाइप है और ये है आई टाइप। तो आपको क्या करना है, एक ई लगाना है और एक आई लगाना है। आप लोग क्या करेंगे, इसमें एक ई लगाएंगे नीचे से, एक ई लगाएंगे अपन यहाँ से नीचे से और एक लगाएंगे यहाँ ऊपर की साइड से। उसके बाद फिर से हम एक ई लगाएंगे। इस तरह से आपको क्या करना है कि एक ई ऊपर से लगाना है, एक नीचे से लगाना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आई रहेंगी इसको एक एक करके बीच में हम ऐसे फंसा देंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक एक ई लगाएं, हम ऐसे एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ज़्यादा भी लगाएंगे तो भी ये सेट हो जाती है, इससे कोई खास अंतर नहीं आएगा। लेकिन इसकी जो अच्छी क्वालिटी के लिए आपको क्या करना है, एक ही एक लगाना है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको एक ही एक लगाना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी में एक लगाएंगे ऊपर से और एक इस तरफ से लगाएंगे। हम इसमें ट्रांसफार्मर को कंप्लीट होने के बाद इंसुलेशन करेंगे। वैसे इसको इंसुलेशन अभी भी कर सकते हैं बाइंडिंग में, लेकिन हम इंसुलेशन कंप्लीट होने के बाद करेंगे, जिससे ये फ़ायदा होगा कि ये जो कोर हैं ये भी इंसुलेशन में चिपक जाएंगी, सेट हो जाएंगी। तो फिर ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करेंगे। ये हमारा 4 नंबर कोर का डायमेंशन है। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई थी वो 4.5 थी, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1.5 और यहाँ से इतनी जो हाइट होती है ये 2.25 इंचेस। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में 4-5 या इससे ज़्यादा कोर लेंगे और हम क्या करेंगे, एक साथ लगाएंगे इनको एक साथ लगाने का रीज़न है कि यदि हमें बाद में कभी इसको खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, रिवाइंड करेंगे तो यहाँ से हम इनको निकाल के आराम से इसको खोल सकते हैं। हमारे पास थोड़ी सी और कोर बची हुई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 2-2 कोर एक साथ लगाएंगे।
दो कोर को एक साथ लगाने का जो हमारा रीज़न रहेगा वो ये है कि लास्ट में कोर बहुत टाइट हो जाती हैं, तो उसको हम ऊपर से नहीं लगा पाएंगे। इसको हम दोनों कोर के बीच में क्या करेंगे, ऐसे फंसाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो कोर रहेंगी वो आराम से लग जाएंगी। इसलिए हम क्या करेंगे, दो दो कोर एक साथ लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास जितनी कोर बची होंगी इसको हम क्या करेंगे, जो कोर हमने डबल डबल फंसाई हैं उसी के बीच में एक एक कोर और लगा देंगे, तो हमारी सारी कोर सेट हो जाएंगे। इस तरह से हम एक एक कोर और लगाएंगे। आप क्या करेंगे, जब लास्ट में कोर बचती हैं तो आपको इसको ठोकते समय ध्यान रखना है, आप इसको ऐसे उल्टा नहीं कर सकते, आप इसको तिरछा नहीं ठोकना, नहीं तो ये क्या होगा कि ये वाला जो बीच वाला कोर रहेगा ये अंदर बॉबिन में जाके बॉबिन को काट सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल प्लेन रखेंगे, फर्श पे रखेंगे, ठोक लेंगे और इसको सीधा सेंटर में मारते जाएंगे और यहाँ भी ठोकते जाएंगे ताकि ये यहाँ से ऊपर ना उठे। इस तरह से ये हमारी कोर सेट हो जाती है। इसके बाद ये लास्ट कोर बचती है, इसको भी हम सेट कर लेंगे। ये हमारी सारी कोर सेट हो चुकी हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आई कोर लगाएंगे। आई कोर को भी हम जैसे हमने पहले एक एक करके फंसाया था ऐसे ही हम एक एक आई को लगाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, आई को ऐसे लगा लेंगे। इस तरह से हमें सभी आई सेट कर लेनी है। इस तरह से हमने सिंगल आई को सेट कर लिया। अब हम देखेंगे जो हमने एक साथ ई लगाई थी उनको हमें लगाना है डबल डबल, तो ये अब हम लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे ज़्यादा गैप दिया था हमने उसमें हम एक साथ इन सभी आई को लगा देंगे। इस तरह से सभी सेट हो गए हैं। उसके बाद जो हमारी आई बची हैं वो लगेंगी ऐसे। इसको हम जब बाद में क्लैंप लगाएंगे तो एक एक करके सभी ऐसे फंसा लेंगे। आप देख सकते हैं इसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से ठोकेंगे और दोनों तरफ से ठोकेगा ये फर्श पे रखेंगे।
इसको सीधा फर्श पे भी ऐसे आराम से ठोक सकते हैं, इससे भी ट्रांसफार्मर अच्छे से सेट हो जाता है। इस तरह से हमने अपना ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर लिया है। हमने इसकी तीनों प्रकार की वाइंडिंग कंप्लीट कर ली है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये थर्ड वाइंडिंग। तो इसमें हमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये है हमारी इनपुट वोल्टेज 230 और इसका जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा हमें ये होगा 35 ये होगा 10 एम्पियर में। तो जो हमें आउटपुट में यहाँ पे बाइंडिंग में करंट मिलेगा वो होगा 10 एम्पियर। वोल्टेज मिलेगा हमें, यदि 35 की जरूरत है तो 35 या 12 हम इसमें से ले सकते हैं। और ये जो हमारी थर्ड वाइंडिंग है इसमें से हमें ये है हमारा 0, यदि हमें इसमें 12 वोल्टेज चाहिए तो 12 और यदि हमें 6 वोल्ट की जरूरत है तो हमें 6 और ये होगी हमारी 1 एम्पियर के लिए। तो इस तरह से ये हमने क्या है ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे, इसकी बाइंडिंग चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे और उसके बाद हम इसका टेस्ट करेंगे वोल्टेज से। तो हमें जो बाइंडिंग के बाद सबसे पहले चेक करना है वो हमें प्राइमरी बाइंडिंग से स्टार्ट करना है। इस सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूटी, तो हम एक बार यहाँ लगाएंगे और एक इसमें देखेंगे तो इसकी कंटिन्यूटी हमें प्राप्त हो रही है, इसकी बाइंडिंग सही है। और इसके बाद हम यहाँ से चेक करेंगे इसके कोर को, यदि प्राइमरी बाइंडिंग और कोर के बीच में कंटिन्यूटी बता रहा है तो इसका मतलब है कि प्राइमरी बाइंडिंग से कोर टच हो गई है और कोर में करंट आएगा, लेकिन हमारी कोर प्राइमरी बाइंडिंग से टच नहीं है, इसलिए इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। इसके बाद प्राइमरी बाइंडिंग को हम सेकेंडरी बाइंडिंग से कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। सेकेंडरी बाइंडिंग में भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है प्राइमरी बाइंडिंग से, तो इस तरह से प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग में टच नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड बाइंडिंग और थर्ड बाइंडिंग के बीच इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, और थर्ड बाइंडिंग और प्राइमरी बाइंडिंग इसके बीच में भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज है इससे टच नहीं है और हमारी थर्ड बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग भी अलग अलग है, ये भी हमारी आपस में टच नहीं है। तो हमारी बाइंडिंग आपस में टच नहीं है। इसके बाद हम कंटिन्यूटी देखेंगे, यहाँ से यहाँ पे ये चालू है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसके बाद हम चेक करेंगे, यहाँ से ले लेंगे, इसके सारे वायर आपस में सही है। तो इस तरह से हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली। और कंटिन्यूटी तो इसकी वैसे भी खराब नहीं हो सकती थी क्योंकि इसमें हमने सोल्डर किया था। इसके बाद हम इसको वोल्टेज से चेक करेंगे और चेक करने के बाद इसमें इंसुलेशन करेंगे। वैसे इसमें पहले भी इंसुलेशन किया जा सकता है, लेकिन हम इंसुलेशन से पहले इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी थर्ड वाइंडिंग में कितना वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, और ये देखेंगे हम डिजिटल मल्टीमीटर से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट करेंगे इसको 200 पे, और इसका जो सेंटर वाला वायर है ब्लैक वायर इसको हम ले लेंगे और हम चेक करेंगे इसको इस पे। तो इसका जो वोल्टेज बता रहा है ये बता रहा है 13.9 और इसका वोल्टेज जो है इसका वोल्टेज भी लगभग 13.9 या 14 के लगभग है। तो इस तरह से हमारा जो वोल्टेज है ये दोनों बाइंडिंग में लगभग सेम है, दोनों का 14 या 13.9 वोल्टेज आ रहा है। तो इसमें हमें रेक्टिफायर लगाने के बाद 12 वोल्टेज मिल जाएगा, 12 तो इसमें भी हमें रेक्टिफायर लगाने के बाद लगभग 6 वोल्टेज मिल जाएगा और ये हमारा होगा 1 एम्पियर के लिए। इसके बाद हम चेक करेंगे इसका जो मेन बाइंडिंग है इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है, 39.5 39.4 या 5, और हम देखेंगे इसकी इस तरफ तो ये हमें 38.8, ये भी लगभग 38-39 के लगभग हमें वोल्टेज मिल रहा है। और रेक्टिफायर लगाने के बाद हमें ये 36 वोल्टेज दे देगा या 35 वोल्टेज हमें दे देगा। तो इस तरह से इसकी हमने 35 किया। अब हम करेंगे
12 के लिए, तो ये हमें 13.9 या 14 वोल्टेज हमें दे रहा है। इसके दूसरी तरफ चेक करेंगे तो ये भी हमें सेम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम इसमें जब रेक्टिफायर लगाएंगे तो हमें 12 दे देगा। तो इस तरह से हमने वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज हमारा बिल्कुल सही है, इसमें वोल्टेज में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद हम इसमें करंट चेक करेंगे। तो ये 2.5 mm की केबल पे भी कितना ज़्यादा करंट दे रहा है। इस तरह से आपको इंसुलेशन करना है, आपको बाइंडिंग में भी करना है और आपको कोर पे भी करना है। इस तरह से हम इसकी कोर में भी इंसुलेशन को अच्छे से डाल देंगे ताकि कोर अच्छे से सेट हो जाए पहले की तरह और इसमें कंपन ना हो। इंसुलेशन का जो फ़ायदा है बाइंडिंग में वो ये है कि वायर एक दूसरे से अच्छे से सेट हो जाते हैं और वायर आपस में कंपन नहीं करते। उसके बाद यदि थोड़ा बहुत कट लग गया हो बाइंडिंग में, बाइंडिंग करते समय, तो उसमें भी इंसुलेशन फ़ायदा करेगा। उसका जो कट लगा हुआ भाग है वो इंसुलेशन में दब जाएगा। तो इस तरह से आपको इंसुलेशन में कोई कमी नहीं करनी है, आपको अच्छा इंसुलेशन करना है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर बाइंडिंग का जो प्रैक्टिकल था कंप्लीट हो गया है। यदि आपको ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन करना सीखना है तो आप इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं कि इसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप एक अच्छा ट्रांसफार्मर बाइंड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।